तो अपन ने आर्य संस्कृति से संबंधित दो मुद्दे देख लिए थे। पहला ये कि उनके खोजकर्ता कौन थे और वही लोग क्यों जुड़े। उसके बाद दूसरा ये कि मुख्य वस्तुएं क्या मिली प्रारंभिक और उनका क्या महत्व है किसी विशिष्ट वस्तु पर सवाल क्यों पूछा जाता है। अब एक तीसरे मुद्दा डिस्कस करते हैं कि इस सभ्यता की मूलभूत विशेषता क्या थी। जब अक्षय कीर्ति व्यास साहब ने 1953 में जो मेवाड़ के ही थे उन्होंने उत्खनन किया तो वो प्रारंभिक स्तर का था। उसके बाद राजस्थान सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगा कि भाई इस सभ्यता के अभी भी मूलभूत तत्व की खोज नहीं की जा चुकी है। तो मूलभूत आधार तत्व से तात्पर्य है कि उस सभ्यता का वो कौन सा मूलभूत विशेषता है जिसके आधार पर उसको जाना जाना चाहिए। तो सभ्यताओं को जज करने के लिए एक पैरामीटर होता है मर्दबान टेक। ये मर्दबान टेक्निक कैसे काम करती है उसको पूरा समझते हैं, क्योंकि जब भी सभ्यताओं का अध्ययन यानी कि लगभग 3000 BC से लेकर यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले OCP से लेकर लगभग 600 BC महाजनपद काल और प्रारंभिक मौर्य काल जब NBPW और यूज होते थे, लगभग 2400 साल का इतिहास आप तभी समझ सकते हैं जब आपको ये मृदबांड सभ्यता से संबंधित विकास के चरणों की समझ हो। सबसे पहली बात यह है कि भाई ये सभ्यता ही वो लाल काले मृदबांड की थी। लाल मतलब ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे BRW बोलते हैं। ब्लैक, रेड और मृदबांड को बोलते हैं वेयर। ब्लैक रेड वेयर BRW। तो ये सभ्यता का चरणों की विकास कैसे होती है, ये किस प्रकार से जज किए जाते हैं उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले आता है कि भाई मृदबांड कैसा है, उसको बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई, वो कितना सोफिस्टिकेटेड है, वो कितना सुंदर है। उस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस सोसाइटी का इन्वेस्टमेंट लेवल क्या था, उस सोसाइटी का टेक्निकल लेवल क्या था, उस सोसाइटी का स्तर क्या था। उदाहरण के लिए जब कार बनी तो सबसे पहले बैलगाड़ी यूज़ होती थी। उसके बाद एक सामान्य तरीके का इंजन होता था। उसके बाद टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुआ, इंजन की कैपेसिटी बढ़ी। तो आज़ादी के टाइम पे बहुत ही लिमिटेड कार्स और बहुत ही लिमिटेड माइलेज में अवेलेबल थी। उसके बाद एडवांसमेंट हुआ, इंपोर्ट जब से बढ़ा 1991 के बाद LPG रिफॉर्म हुआ, उसके बाद बहुत सारा ऑटोमोबाइल एडवांटेज के बाद आज की जो गाड़ियाँ जो बहुत सारी ऑडी वगैरह आती हैं वो आई। उसके बाद जब और एडवांसमेंट बढ़ा था, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने और लग गई, मॉडिफिकेशन। तो ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। यदि गाड़ी के आधार पर युगों को परिपक्वता को जांचा जाए, टेक्निकल एडवांसमेंट को जांचा जाए, तो बैलगाड़ी से लेकर लिथियम आयन बैटरी आधारित गाड़ियाँ के विकास क्रम को देखा जा सकता है। उसी प्रकार से प्राचीन सभ्यताओं को जज करने के लिए या उनकी विकास को स्तर को जानने के लिए मृदबांड के परिपक्वता को जाना जाता था। इसके कुल 4 चरण हैं। पहला है OCP,
ओसीपी के मतलब ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मतलब गेरुआ। दूसरा है BRW, तीसरा है PGW और चौथा है NBPW। BRW का मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, PGW का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर। NBW का है मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब ये चारों प्रकार के मर्दबांड की क्या विशेषता थी कि किस प्रकार से डिफरेंट दिखते थे। ओसीपी मतलब गेरुआ रंग का, यानी कि जो मर्दभांड बनाया जाता था वो बहुत ही प्रारंभिक स्टेज का था। जब मर्दभांड बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तो एक विशिष्ट प्रकार से उसको बनाने का प्रयास किया जाता है। जब शुरुआती चरण होता है तो वो उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है। वो कहीं पे यदि कोई औजार बना है तो कहीं पे मिट्टी ज़्यादा बड़ी है, कहीं पे कम है। फिर उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि भाई आग से जलाने के बाद ये पक्का हो जाता है। तो बिल्कुल शुरुआती चरण में था वो बिल्कुल गेरुआ रंग का था और बहुत शेप में बिल्कुल गोल नहीं था, कहीं से साइड में निकल गया है, कहीं से टेढ़ा था। तो जब सभ्यता विकसित हुई और अपने उपयोग के लिए औजार बनाने की प्रक्रिया चालू हुई तो उस समय जो प्रारंभिक औजार था वो उतना गोल नहीं था, उतना स्लिम नहीं था। उस पर कोई पेंटिंग वगैरह की तो वो सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि अभी तो वो पोर्ट्री बना रहे थे कि भाई अपन के किसी तरीके से उपयोग के लिए कोई चीज़ बन जाए। तो ये जो गेरुआ रंग का था ये प्रारंभिक लेवल का था। ने तो ये पका हुआ था, ये असमान और था जो अभी सही उपयोग के लिए यदि मर्दबांड बनाना है तो उसका वज़न कम होना चाहिए। वज़न कम होने के लिए उसकी जो चारों तरफ की मोटाई है वो कम होनी चाहिए और वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कम मोटाई के साथ भी वो टूटे नहीं, वो उस चीज़ की यूज़ के लिए काम में ली जा सके। तो चूँकि मजबूती नहीं थी तो उनको मजबूत बनाने के लिए मोटाई उनकी प्राथमिक ज़रूरत थी, तो वो उसकी जो थिकनेस थी वो ज़्यादा थी। और इस आधार पे साइंटिफिक लगाते हैं कि भाई चूँकि वो साइंटिफिकली एडवांस नहीं थे, अभी उसको मर्दभांड भी नहीं आता, इसलिए ये गांव के स्तर की संस्कृति थी। तो जो भी ओसीपी लेवल की संस्कृति आएगी वो ग्रामीण स्तर की थी, वहाँ एडवांसमेंट नहीं है। जब ये लेवल भी खोदते हैं तो उनको सबसे पहले ओसीपी प्रकार के मर्दभांड मिलते हैं, फिर ये अंदाज़ लगाते हैं कि अच्छा अभी ये गाँव में, फिर वापस ये गुजरेंगे, फिर वापस रीसेटल होंगे, तो फिर पता चलेगा कि भाई हाँ ठीक है ये एडवांस हो रहे हैं। ऊपर के स्तरों पे फिर और प्रकार के कोई मर्दबांड मिलेंगे। फिर उसके बाद जब ह्यूमन एडवांस हुआ तो इन्होंने इस गेरुआ रंग वाले मर्दबांड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। थोड़ा इम्प्रूवमेंट ये किया कि भाई ये जो गेरुआ था इनको ब्लैक एंड रेड बनाया। ब्लैक एंड रेड कैसे बनाया उसको ज़रा समझो। ब्लैक एंड रेड कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि इनको एक चीज़ की समझ आने लगी कि भाई यदि किसी मिट्टी के बना हुआ उपकरण है और यदि उसको मजबूत बनाना है तो उसके लिए तपाना ज़रूरी है। तो इन्होंने प्रारंभिक रूप से तपाना चालू किया। अभी वो साइंटिफिक प्रोसेस नहीं आया है कि उसको तपाने का सही तरीका क्या होगा। तो इन्होंने सबसे पहले तपाना चालू किया। तपाने की वजह से क्या होगा कि जो मर्दबांड गेरुआ रंग का था वो लाल हो गया और जहाँ से ज़्यादा तपा वो काला हो गया। इसकी वजह से ये BRW है। जहाँ से ज़्यादा उन्होंने आग लगातार दी वहाँ काला हो गया धुएं की वजह से, और जहाँ से नेचुरली पका वो लाल हो गया। इसलिए ये जो मर्दबांड प्रकार के ब्लैक एंड रेड है लिखा हुआ, डबल फायरिंग होता था। फिर इन्होंने क्या किया कि चूँकि धूप उन्होंने आग दी, आग की वजह से यदि मर्दबांड मजबूत हुआ तो इनकी थिकनेस अपना आप कम हो गई, उन्होंने कम मोटा बनाना चालू कर दिया। तो फिर इन्होंने ये कहा कि भाई हाँ ठीक है, ये इस संस्कृति को अपन नगरीय तो नहीं बोल सकते लेकिन नगर की तरफ ट्रांजिशन करने वाली बोलते हैं।
फिर जब अगले चरण पे पहुँचे तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अपन ने मृद बांड को मजबूत बना लिया, उसकी शेप भी शानदार कर ली, उसको मजबूत करने के लिए छोटा भी कर लिया, आग से पका भी लिया, अब ये मृद बांड हो गया, ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो बिल्कुल प्लेन दिखा हुआ मृद बांड है सुंदर नहीं दिख रहा है। फिर इन्होंने पेंटिंग करना चालू कर दिया। अब ये लोग उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए एकदम कंट्रोल्ड सिचुएशन में आग में तपाते हैं ताकि बहुत मजबूत हो जाए, और उस बहुत मजबूती पे चूँकि वो बहुत फिनिश्ड हो जाता है, इसके कारण उसमें पेंटिंग आसानी से की जा सकती थी। तो जो ये PGW लेवल का लेवल है, इस पे चूँकि पेंटिंग अप्लाई की जा सकती है, जो मृद बांड है वो बहुत ही एडवांस और अप्लाइड था। इसके कारण साइंटिफिक्स कहते हैं कि ये कंप्लीट रूप से नगरीय चरण था। और NBBW नगरीय चरण का सबसे सोफिस्टिकेटेड लेवल था, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर मतलब ये ऐसा है कि भाई इस स्तर पे मृद बांडों में बहुत सारी कैटेगराइजेशन हो गया है। यदि किसी को शराब पीनी है तो उसके लिए बहुत छोटा छोटा उपकरण बनाने के लिए ज़्यादा परिष्कृत साइंटिफिक जानकारी की आवश्यकता होती है, उसको बहुत ही माइन्यूट तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, फिर उसको तपाना पड़ता है। तो जो मृद बांडों में बहुत सारी कैटेगरी आने की वजह से और उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पकाने के प्रोसेस के कारण जो NBBW हैं, ये महाजनपदीय चरण के रूप में कहा जाता था। इसमें एकदम विशिष्ट कंट्रोल्ड सिचुएशन में तपाने के कारण चमक आ गई, पेंटिंग हो गई, बहुत सारी कैटेगराइजेशन हो गया। तो इस तरह से एडवांसमेंट के हिसाब से सोसाइटी का जज किया जाता है। फिर इस आधार पर जब ये RC अग्रवाल साहब आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस लेवल पे BRW लेवल के, यानी कि अभी ग्रामीण संस्कृति से निकल चुकी है और नगरीय संस्कृति में प्रवेश करने के दौर पर हैं। तो ये मतलब ये इस तरीके की बात है कि भाई आप राजस्थान की GDP कितनी है, X है, सबसे ज़्यादा GDP की किसकी है, तो कोई कहता है कि भाई कर्नाटक की है, तो राजस्थान कौन से नंबर पे, उस हिसाब से जांचा जाता है कि इकोनॉमिकली इस स्टेज पे। उसी स्तर पे यदि 4 लेवल की संस्कृति हैं तो 8 संस्कृति को जांचा जाता है कि अच्छा इसकी संस्कृति का लेवल कौन सा है। उसी संस्कृति का यदि मृदभांड के लेवल के आधार पर बताया जाता है कि इनका एडवांस कौन से स्तर का है। इसीलिए ब्लैक एंड रेड वेयर इनकी प्रोमिनेंट विशेषता है और इससे हर तीसरे चौथे एग्जाम में सवाल आता है, क्योंकि ये वो प्राइमरी पैरामीटर हैं जिसके आधार पर संस्कृति का लेवल जाना जाएगा। अब जरा सवाल करते हैं। सवाल ये कि राजस्थान में लोह युगीन के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। अब ये ऑप्शन है 4। एक ये है कि क्या ये OCP लेवल है, ये फर्स्ट स्टेज है। फिर BRW ये सेकंड लेवल का है। फिर ये पेंटेड ग्रेवर 3A NBW चौथे लेवल का है। तो ये कहा कि भाई कि जो ये एक चीज़ में ये बताना यहाँ भूल गया कि जो भी ये BRW है, ये है कि तांबे से लोह में ट्रांजिशन का काल है। जो OCP मृदबांड यूज़ करते हैं उनकी संस्कृति की एक विशेषता थी कि ये तांबा यूज़ करते हैं। अब तांबा और लोहा का ट्रांजिशन क्यों महत्वपूर्ण, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि कोई संस्कृति को विकास करना है तो उसको बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल चाहिए। पहला कंट्रोल ये चाहिए कि भाई वो जंगल साफ करके खेती कर सकते हैं क्या। दूसरी चीज़ है यदि लंबी खेती करनी है तो उनके लिए कोई विकसित उपकरण चाहिए, वो विकसित उपकरण बना सकते हैं क्या। फिर तीसरी चीज़ है कि यदि किसी आसपास की सोसाइटी ने यदि उस पर अटैक कर दिया तो अपनी सिक्योरिटी के लिए मजबूत हथियार बना सकते हैं क्या। फिर यदि लोहा गलाना है या फिर कि अपने मकानों को मजबूत बनाना है तो उसके लिए खुदाई, चिनाई, ये बहुत ही हार्डवर्क वाला प्रोसेस है, उसके लिए एडवांस उपकरण है क्या। तो उस आधार पे यदि इन पैरामीटर्स के आधार पे यदि आप दो चीज़ों को जज करो, लोहा और तांबा, तो तांबा एक इन अब यदि किसी चीज़ की खुदाई करनी है तो तांबे से लोहा ज़्यादा मजबूत है। यदि उपकरण भी बनाना है, हथियार मारने के लिए हथियार भी बनाना है तो लोहे से तांबा ज़्यादा मजबूत है।
जंगल की कटाई करनी है तो ये तो 4-5 मारोगे तो आप मुड़ जाएगी, तांबे की लोहे की मुड़ेगी नहीं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये से सोचते हैं कि भाई यदि कोई भी सोसाइटी यदि लोहे का यूज़ कर रही है, इसका मतलब वो तांबे से ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि उनके पास लोहे का यूज़ करके ज़्यादा व्यापक मात्रा पे सोसाइटी में इम्पैक्ट किया जा सकता है। इसलिए एक बात कही जाती है, जो OCP लेवल है यही तांबे का लेवल है। जिसने BRW में ट्रांजिशन कर गया, इसका मतलब उन्होंने लोहा यूज़ करना प्रारंभ कर दिया। एक चीज़ तो यदि BRW में है आर्ट संस्कृति, इसका मतलब अपना आप वो लौह संस्कृति में है। तो लौह संस्कृति में कौन सी है? BRW। BRW है, उसका उत्तर हो गया। फिर इसी से सिमिलर कौन सी बात है कि भाई आर्य सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है। अब देखो आर्य सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है, इसको ज़रा समझते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है कि भाई चित्रित मतलब पेंटेड, दूसर मतलब घरे, मृदबांड मतलब वेयर डब्लू, यानी कि क्या ये PGW लेवल की थी। अब ये पूछा कौन सा नहीं है, क्या वहाँ तांबे की वस्तुएं मिली गई थी? कृष्ण लोहा मृदबांड, कृष्ण मतलब काला यानी कि ब्लैक, लोहित मतलब रेड लाल, मृदबांड डब्लू, यानी कि क्या ये BRW की थी? क्या यहाँ चावल मिले थे? अब नहीं निकालना है, इसका मतलब 3 चीज़ें हैं जो आहार सभ्यता से संबंधित है। अपन पहले ही ये जान चुके हैं, अभी ऊपर ही पढ़ा कि आहार सभ्यता BRW प्रकार की है। BRW यहाँ लिखा है कृष्ण लोहित मृदबांड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये आहार सभ्यता की आत्मा है BRW। चूँकि ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, तांबे के बिल्कुल, तांबा इनकी प्रमुख विशेषता थी, इसलिए तांबे की वस्तु यहाँ मिली हैं, इसलिए ये हो नहीं सकता। तांबे की वस्तु यहाँ मिली है, ये हो नहीं सकता। अब आपको पता है कि भाई आपको या तो चावल पता हो तो चावल काट दो कि वहाँ चावल की खेती की जाती है। यदि ये नहीं भी पता हो तो आपको ये अंदाज़ लगाना चाहिए कि ये सभ्यता अभी BRW के स्टेज पे है। इसका अगला चरण PGW आना है, पेंटेड ग्रेवेयर, जो कि यहाँ नहीं है। ये नगरीय सभ्यता है, जबकि ये नगर में प्रवेश करने के दौर पे है। पेंटेड ग्रेवेयर आहार सभ्यता की विशेषता नहीं है, ये इसकी आत्मा BRW है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा इसका। समझ आधारित सवाल इस तरीके से होते हैं। अब जो वैज्ञानिक हैं वो इसको ताम्रपाषाण के नाम से भी जानते हैं, और उसका कारण ये था कि ये मुख्य रूप से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी। तो इसमें कौन कौन से उपकरण मिले हैं? तांबे के उपकरण भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं। उपकरण इसलिए कि मतलब कोई चीज़ मान लो काटना फाड़ना है, पेड़ काटना है, खेती करने के लिए उपकरण चाहिए। औजार इसलिए तो किसी का, यदि आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे तो कोई दूसरा मार के चला जाएगा। तो ये बेसिक है, रटना नहीं है। कोई भी सोसाइटी है यदि उसकी तांबा प्रमुख विशेषता है तो औजार और उपकरण वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि यदि आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो व्यापार के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले है कि कोई व्यापार करनी है, किसी को बेचना है तो उसको तोलना ज़रूरी है। यदि तोलना ज़रूरी है तो बाट ज़रूरी है। तो यदि कोई सभ्यता व्यापार कर रही है तो इसका मतलब वहाँ तोलने और बाट, तोलने के लिए जो बाट का प्रोसीजर होता है वो व्यवस्था वहाँ रही होगी। दूसरी चीज़ है कि यदि कोई चीज़ आप बेचोगे तो उसको कुछ मुद्रा लोगे, तो मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो सस्टेन करेगी। बिना रुपए के व्यापार कैसे करोगे? कुछ यदि अनाज दोगे तो उससे पैसे तो लेने पड़ेंगे। तो यदि किसी सभ्यता में व्यापार है, इसका मतलब वहाँ सिक्के रहे होंगे। ये एक अलग बात है कि वहाँ मिले कि नहीं मिले, अधिकांश चांस है कि वहाँ मिलते हैं, तो मुद्रा वहाँ मिली ही होगी। आड़ यदि इतनी विकसित सभ्यता है, इसका मतलब वहाँ व्यापार रही होगा। आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे दूसरे सभ्यता से वो व्यापार भी करते थे, और यदि वो व्यापार करते थे तो वहाँ मुद्रा थी। अब ये मुद्दा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुद्रा कितनी मिली है। अच्छे ये नंबर याद करने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ खुदाई में संयोग से 6 मुद्रा मिल गई। हो सकता था उसको 5 मिले, हो सकता था 12 मिल जाए। तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, जितनी मुद्रा मिल गई मिल गई। लॉजिक यही है कि यदि सोसाइटी
एक्सटर्नल ट्रेड करती है, इंटरनल रूप से ट्रेड कर रही है, तो उसको बाट वाली व्यवस्था, तौल वाली व्यवस्था, मुद्रा वाली व्यवस्था, बैलगाड़ी वाली व्यवस्था, ये व्यवस्था चाहिए ही चाहिए, ट्रेड का फंडामेंटल है। यदि सोसाइटी को सस्टेन करना है तो उपकरण ज़रूरी है, औजार ज़रूरी है, ये चीज़ रटनी नहीं है। सोसाइटी का लेवल देखो, BRW, उस हिसाब से आधार लगाओ कि ट्रेड भी ज़रूरी है, खुद की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, खुद को बनाए रखने के लिए उपकरण भी ज़रूरी है। तांबे की कुल्हाड़ी पहले ही बता चुके हैं, 2 कुल्हाड़ी वहाँ मिली हैं, तो ये प्रमुख विशेषता है। यदि तांबा उनकी प्रोमिनेंट विशेषता है तो अंगूठियाँ भी मिली होगी, चूड़ियाँ भी मिली होगी, तांबे की और भी कलाकृति मिली हो। ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि भाई ये सोसाइटी यदि इस एडवांस लेवल पे है तो ये चीज़ें तो बना ही रही होगी। पत्थर के और मिट्टी के दोनों के आभूषण और मन के दोनों प्राप्त हुए। अब ये पिक्चर है आर्कियोलॉजिकल से निकाली गई है। इसमें ये देखो, ये कुल्हाड़ी किस प्रकार से फ्लैट है एकदम, और ये नोकीली चीज़ें खोदने के लिए, ये सब तांबे की बनी हुई है। ये किसी पे प्रहार करने के लिए तलवार टाइप की। अब इस आधार पर एक सवाल आया है थानादार की परीक्षा 2021 में कि पुरातत्व आर्ट से प्राप्त प्राचीन अवशेष शामिल हैं, कौन से युग के हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे कि भाई लोहा करे या, अब देखो ऑप्शन जो है, कांस्य युगीन एक है, पूरा पाषाण पैलियोलिथिक। सबसे पहले पैलियोलिथिक को काटना है, क्यों? क्योंकि पैलियोलिथिक 4000 साल पुराना है। सबसे पहले पूरा पाषाण आया, उसके बाद मध्य पाषाण आया, उसके बाद नवपाषाण आया, और उसके साथ ये ताम्र पाषाण आया। तो इस लेवल की संस्कृति से तो बहुत आगे निकल सकी थी, इसलिए ये हो नहीं सकता। कांस्य युगीन सभ्यता ये है नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। अब ये है कि लोहा ये तांबा, आपको ये ध्यान रखना है कि लोहे की तरफ ट्रांजिशन था। मूल रूप से ये सभ्यता में उपकरणों की संख्या तांबे की अधिक मिलने के कारण ये ताम्रकालीन सभ्यता ही है। ताम्रकालीन सभ्यता इसलिए है क्योंकि लोहे की तरफ ट्रांजिशन कर रही थी। ज़्यादातर उपकरण और हथियार तांबे के मिले हैं, इसलिए ताम्रकालीन सभ्यता है। अब इनकी इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं। किसी भी सोसाइटी के लेवल को जानने के लिए उनकी इकोनॉमिक स्टेटस देखनी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट देखना है, जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिल नहीं सकती। तो जो उपकरण मिलते हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस कैसे था। कुछ रंगाई छपाई के ठप्पे मिले, उस आधार पर आधार लगाया सकता है कि ये लोग वहाँ से रंगाई छपाई करते थे, बाहर भेजते थे। मैंने पहले कहा कि यदि कहीं ट्रेड है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर कोई बिजनेस रहा होगा जिसका वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया है तो इंडिया के एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग गुड्स बाहर जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं। फिर इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं वो वगैरह बाहर जाते हैं। राजस्थान की हल्दीराम नाम का उद्योग या चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करने जाती हैं, हस्तकरघा बाहर जाते हैं, आभूषण बाहर जाते हैं। तो ये जब इकोनॉमी को स्टैंडर्ड को देखना होता है तो ये पैरामीटर्स होते हैं कि भाई किन किन चीज़ों का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि वर्तमान में पैरामीटर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है तो उस समय के सोसाइटी को भी जज करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़, विशेष चीज़ बनाते थे। ठप्पे की टेक्निक से छपाई का मतलब है कि उन लोगों के पास कपड़ा बनाने की एक विशिष्ट टेक्निक थी। दूसरी चीज़ है कि वो एक्सपोर्ट भी करते होंगे, इसका मतलब ट्रेड भी करते होंगे। यदि कोई उद्योग के रूप में तो इसका मतलब ये थोड़ी खुद के लिए ही कपड़ा छाप रहा है, वो कहीं बेच रहा है। तो इंटरनल ट्रेड हो या एक्सटर्नल ट्रेड हो, दोनों में से कोई भी ट्रेड एग्जिस्ट रहा होगा। यदि ट्रेड है तो बाट और माप आसानी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये है, रटने की ज़रूरत नहीं है। खेती किसकी होती है? गेहूँ लगभग सब जगह कॉमन है। ये एक अलग बात है कि भाई कहीं उसका अवशेष मिला है या नहीं, उस पर थोड़ा संवेदनशील होना है। लेकिन जब खेती, इस नवपाषाण काल में जब मानव ने खेती करना आरंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने जौ और गेहूँ का उपयोग ही किया। तो गेहूँ मिलना बहुत कॉमन है। हालांकि चावल उसके बाद आया, तो कोई सोसाइटी चावल से परिचित थी, कोई नहीं थी। जैसे कालीबंगा में चावल के अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले। इसीलिए ये सवाल ज़्यादा है कि भाई चावल से परिचित थे कि नहीं। कोई सोसाइटी में चावल नहीं था, इस सोसाइटी में चावल था, यानी कि ये उससे एडवांस थे, चावल की जानकारी थी। तो प्रोमिनेंट विशेषता वाली चीज़ें ज़्यादा आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आहड़ के लोग चावल की खेती करते थे। इस चीज़ के बारे में
जो शर्मा एंड पावा नाम की किताब है उसमें ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, तो उसमें अपन देखेंगे कि चावल की खेती कैसे इन्होंने स्टार्ट की। दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के बाद उस सोसाइटी का सामाजिक स्टेटस भी हिस्टोरियन चेक करते हैं। जैसे आज के सोसाइटी में यदि किसी सोसाइटी के सोशल लेवल को देखना है तो अपन जब सोसाइटी के बारे में लिखते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई सामाजिक रूप से जो शहरों में लोग रहते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। उसके बाद महिलाओं की स्थिति, पहले भेदभाव थी, 2वीं दर्जे के नागरिक थे, आजकल बराबरी के हैं, महिला खूब शिक्षित हो रही है, सरकारी नौकरी में जा रही है, कॉरपोरेट में बहुत सारी महिलाएं हैं। विशेष रूप से इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने या वसुंधरा राजे जैसी महिलाओं ने पॉलिटिकली लीडरशिप का रोल निभाया है। तो ये पैरामीटर्स हैं कि कैसे सोसाइटी को एडवांसमेंट की जो चीज़ें नहीं थी वो की है। सोसाइटी समानता के लेवल पर बढ़ रही है, लेकिन बाल विवाह कम हुए हैं, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। विधवा विवाह बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या फिर कि दहेज प्रथा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद भी बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा है। तो उस हिसाब से उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड को जानने के लिए उनके पास सोर्स की लिमिटेशन है, और उस सोर्स के लिमिटेशन में सबसे प्रोमिनेंट सोर्स होता है शव को गाड़ने वाली प्रथा। देखो, शव क्रिमिनेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ही पवित्र माना गया है कि भाई आदमी का मरने के बाद उनके पास क्या थॉट प्रोसेस था। विकल्प क्या है? 3 विकल्प है। पहला है कि वो जलाएगा शव को, जैसे कालीबंगा वाले लोग करते थे, कालीबंगा वाले लोग जलाते थे। दूसरा है कि वो गाड़ेंगे तो फिर उसके पास 2 विकल्प है। तीसरा है शव को ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे दादूपंथी मरने के बाद शरीर को चील कौवों के लिए छोड़ देते हैं। तो उनका क्या थॉट प्रोसेस था? या तो वो सिंगल, मतलब बिना किसी व्यक्ति के, सिर्फ व्यक्ति का या आभूषण के साथ गाड़ते थे। तो कालीबंगा वाले लोग उसको जलाते थे, पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन आहड़ वाले लोग उनको गाड़ते थे। ये डिफरेंस होने की वजह से सवालों का रेंज बढ़ जाता है, क्योंकि कोई डिफरेंस है इसका मतलब वो सोसाइटी की वो अलग से प्रोमिनेंट विशेषता है। दूसरी चीज़ है उनके साथ थॉट प्रोसेस भी चलता है। ये लोग गाड़ते थे आभूषण के साथ। आभूषण के साथ तभी गाड़ा जा सकता है जब व्यक्ति को इस चीज़ का अंदाज हो कि भाई ये मरने के बाद भी चीज़ें उनके साथ रहेगी। यानी ये लोग सोचते थे कि आदमी मरने के बाद भी उनका कुछ जीवन है या जीवन मिल सकता है, इसीलिए वो दफनाने के साथ उसके गहने भी डाल दिए जाते थे। आजकल हम लोग गहने निकाल लेते हैं जलाने से पहले। तो शवों को गाड़ने की प्रथा थी कालीबंगा से अलग, उसके साथ गहने और आभूषण दफनाए जाते थे, जो ये डिपिक्ट करते हैं कि उनका मृत्यु के बाद भी जीवन का विश्वास है। इस समझ के आधार पर जो ये अभी सीईटी में परीक्षा में सवाल है उसको देखते हैं कि सभ्यता मृतकों आभूषण के साथ दफनाते थे। बिल्कुल यहीं लिखा है। आसान, देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो लोग जलाते थे और आहड़ अभी भी पड़ा है। अब ये दोनों में भी कोई अलग प्रोसेस होगा, तभी तो ऑप्शन दिया है। ये आगे के अपन देखेंगे। ये सवाल जो शुरुआती ढंग में देखा था आरएस की 2 परीक्षा में काफ़ी डेप्थ में पूछा गया सवाल है। पहला स्टेटमेंट है कि क्या आहड़वासी तांबे को गलाना जानते थे? अपन ने देखा था कि तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कि यह तांबे के उपकरण तो वो यूज़ करते थे, लेकिन यह खुद से बनाते थे या बाहर से इंपोर्ट करते थे। सवाल दूसरा, चावल से परिचित नहीं थे? यदि आपने PYQ भी किया है तो इस सवाल को आसानी से, इस स्टेटमेंट को आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरा, धातु का आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का साधन था, यानी कि यदि आहड़वासी थे तो उनका धातु की इंडस्ट्री थी। तीसरा है कि BRW टाइप के मर्दबान थे, उस पर सफ़ेद पेंटिंग की गई थी। अब इसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या उत्तर होना चाहिए। सबसे पहले PYQ से आप ये जानो कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यानी कि चावल से ये लोग जानते थे। मैंने पहले कहा कि कालीबंगा के लोग भले ही चावल को नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग चावल खाते भी थे, चावल को पीसते भी थे, सिलबट्टे पे पीसते भी थे। तो यदि 2 गलत होता है इसका मतलब ये गया, इसका मतलब ये गया, यानी कि 3 4 को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ये देखना है।
पहली चीज़, अब देखो चौथा क्या है, BRW थी, सफ़ेद पेंटिंग थी। बी आर डब्ल्यू इसकी प्रोमिनेंट विशेषता थी, तो 4 अपना हो जाता है। 3 ये है कि धातु की इंडस्ट्री थी। अब यदि आप ये सोचो कि इसी स्टेटमेंट से पहला अपना आप से हो जाता है, आहड़ सभ्यता थी। हम जानते हैं कि ये तांबे के बहुत उपकरण मिले हैं। फिर स्टेटमेंट 3 ये जज कर रहा है कि यहाँ धातु इंडस्ट्री थी। इसका मतलब यदि इंडस्ट्री थी तो वहाँ सबसे पाई जाने वाली वस्तु ज़्यादा की इंडस्ट्री रही होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जज करता है कि तांबे की धातु की इंडस्ट्री थी। यदि तांबे की धातु की इंडस्ट्री थी, इसका मतलब गलाना तो प्रोसेस था, इंडस्ट्री थी, इसका मतलब गलाना जरूरी है, तभी उपकरण बन सकते हैं। इसका मतलब ये अपना आप सही है, तो उत्तर ये हो गया। इसी स्टेटमेंट से ये उत्तर निकाला जा सकता है। सबसे पहले PYQ की ये जानकारी ज़रूरी थी कि चावल आते कि नहीं है, फंडामेंटल जानकारी ज़रूरी थी। उसके बाद ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सा उत्तर है। उसके बाद कुछ अतिरिक्त जानकारी जो RBSE किताब में दी गई है कि ये धूल, जो ये सभ्यता है वह धूल के टीले के नीचे दबी होने के कारण इसको धूल कोट बोलते हैं। धूल ऊपर नीचे कोट सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी बसी है। बहुत नई जानकारी नहीं है। लोहे के औजार प्राप्त हुए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो संस्कृति BRW लेवल की है उसमें लोहे का ट्रांजिशन है, यानी कि प्रोमिनेंट उपकरण भले ही तांबे को हो लेकिन वो लोहे की तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे। एक जो राजस्थान अध्ययन की नोए की किताब में नई जानकारी वो ये है कि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व 300 BCE से प्रथम ईसा पूर्व 100 BC जब जनपद काल आ गया, उस समय यहाँ यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये जानकारी बिल्कुल नहीं है। जो इनकी जानकारी करते हैं कि ये विदेशों से व्यापार करते हैं, क्योंकि यूनानी मुद्राएं तभी मिल सकती है जब उन्होंने कुछ दिया होता। मान लो कि धातु की कोई धातु, इन्होंने मान लो तांबा दिया हो तो उन्होंने तांबा के सिक्के बनाए होंगे, तो वो सोचते हैं कि भाई ये तांबे का मोल तो लेना पड़ेगा, तो उन्होंने यूनानी मुद्रा में दी होगी। क्योंकि उस समय गोल्ड कॉइन चलते थे, तो उसका चाहे वो यूनान को हो चाहे राजस्थान की हो, गोल्ड की वैल्यू होती थी, तो इन्होंने गोल्ड में शायद यूनानी मुद्रा दी होगी। फिर उन्होंने कहा कि ये नवदा टोली से, हड़प्पा से, नागदा से, एरण से, कायता से, ये MP में है, ये महाराष्ट्र में है। अन्य सभ्यताओं से संस्कृति जो बर्तनों के समान कौशल के आधार पर बताते हैं कि भाई इन दोनों का संपर्क रहा होगा, तभी तो इन्होंने मतलब यदि कोई दो सभ्यताओं के बर्तन समान है, इसका मतलब हिस्टोरियन अंदाज लगाते हैं कि भाई इन दोनों में संपर्क होए के बगैर यह संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ की कौशल की जानकारी वहाँ मिली, वहाँ की स्किल्ड की जानकारी यहाँ मिली, वहाँ जो अवेलेबल सोर्सेस कच्चा माल था वो यहाँ, या यहाँ से कच्चा माल वहाँ गया, तो डिनाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सही है। इस आधार पर जो सवाल है कि आड़ के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। पहली चीज़ तांबा प्रोमिनेंट थी, लोहा BRW की विशेषता थी। अब चांदी और टिन, टिन ऐसी चीज़ है जिसमें मिक्स करना पड़ता है धातु में, तो चांदी नहीं थी। आसान है, तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, ये उत्तर हो गया। अब ये जो जानकारी परोसी गई है, ये कितनी किताबों तक पूरी हो गई है? 6 से लेके 8 RBSE ख़त्म, 10th RBSE ख़त्म, राजस्थान अध्ययन 9th ख़त्म, हुकुमचंद ख़त्म, गोपीनाथ शर्मा ख़त्म, VMOU ख़त्म। अब ऊपर दी गई जानकारी इतनी किताबों से ये किताबें आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, उसकी सारी जानकारी आ गई, सवाल आ गए। अब जो भविष्य में जो सवाल बनाए जाने हैं, यहाँ से यदि सिर्फ कोई एग्जामिनर PYQ ही पूछ रहा तो ऊपर की जानकारी सफिशिएंट है। यदि आज के जो RPSE के सवालों को देखा जाए, तो यदि और सवाल डेप्थ में जाने हैं तो उसकी डेप्थ की जानकारी ये शर्मा और पावा नाम की किताब है, इसमें दी गई। इसमें अतिरिक्त जानकारी क्या है? कुछ सवाल हाल ही की परीक्षा में बहुत डेप्थ से आए भी हैं, वो भी इसमें दिखाए गए, जो कि इन सोर्स में नहीं है, सिर्फ इस किताब में है, जो कि बहुत डेप्थ में लिखी गई है। वो जानकारी क्या है कि बहुत गहन विश्लेषण किया गया कि भाई नींव में कौन से प्रकार का पत्थर यूज किया जाता था। अब जब मकान बनाना है तो मकान में आप नींव में कौन सा पत्थर बनाएंगे, मकान किससे बनाएंगे, छत किससे बनाएंगे, फर्श किससे बनाएंगे। अब जो ये रिलेवेंट क्यों है, अब ये सवाल देखिए आप, इसकी वजह से रिलेवेंट है कि आहड़वासी दीवारों
और नींवों को मजबूत करने के लिए, सौंदर्ययुक्त बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्जाई के टुकड़े और चिप्स के मिश्रण उपयोग करते थे। एक स्टेटमेंट ये है कि आवासीय भवनों में नींव बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते थे। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इस थ्योरी को अपन समझते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा गया। अपन ने ऊपर पढ़ा था कि भाई सोसाइटी का लेवल क्या है। सोसाइटी का लेवल ये है कि हम ये सोसाइटी पत्थर का यूज़ करती हैं, ईंट का प्रयोग करती हैं, लेकिन कच्ची का, मजबूत नहीं, यानी कि पक्की ईंटों का यूज़ नहीं करती। सोसाइटी में लकड़ी का प्रयोग करती हैं, लेकिन दीवार के लिए नहीं, छत के लिए। यानी कि ये सोसाइटी, यदि ये लेवल, यदि यहाँ से नगरीकरण के परिपक्व स्तर का पहुँचना है तो ये सोसाइटी यहाँ के लेवल पे। अब यदि किसी सोसाइटी के पास ये दीवार बनाने के लिए ही कच्ची ईंट है, पक्की ईंट अवेलेबल नहीं है, चाहे तो वो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी है, या फिर साइंटिफिकली एडवांस नहीं है, तो क्या ऐसा संभव है कि वो नींव बनाने के लिए ही कच्ची ईंट यूज़ करेगा? एक तो कच्ची ईंट के नुकसान ये है कि नींव कच्ची होगी। दूसरी चीज़ है कि वो कच्ची ईंट भी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पक्की ईंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ महंगी है वो नींव में कतई यूज़ नहीं करेगा। इसलिए यदि सभ्यताओं की बेसिक जानकारी भी हो तो इस स्टेटमेंट से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग आवास भवनों में नींव में ईंट का प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो क्या प्रयोग करते थे, ये यहाँ साफ साफ लिखा है सरमान पावा में। ये शिष्ट पत्थर यूज़ करते थे जो स्थानीय अरावली के प्रवर्तन वाले ऊपर से अवेलेबल है। फिर इसको चिपकाने के लिए, मजबूत करने के लिए नदी में मिलने वाली गारे की मिट्टी से इसको ढक देते थे। जैसे पुराने मकाने में आज के 30 साल पहले जिन लोग मकान अफोर्ड नहीं करते थे वो बाहर से लेप देते थे ताकि कोई डैमेज नहीं करे जानवर वगैरह, उसको छोटे छोटे जानवर उसमें होल करके, इसके लिए गारे से चिपका देते थे। तो शिष्ट पत्थर का, अब ये मैंने पिक्चर दिया आपकी आसानी के लिए भी, शिष्ट पत्थर कैसे होता है, ये पत्थर क्यों यूज़ करते थे। पहली चीज़ ये है कि ये पत्थर यूज करने में आसान है, हल्का होता है। जब भी रॉक्स बनती है, चट्टान या ज्योग्राफी आ जाती है, ये चट्टान बनती हैं, उसके प्रोसेस क्या हैं। 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, या तो होती है वो आग्नेय, या होती है वह कायांतरित, या होती है अवसादी। कायांतरित चट्टानें होती हैं उसमें इस तरीके की फॉइल्ड होती हैं। फॉइल्ड इसलिए होती हैं कि जब चट्टान आती है, आग्नेय बनती है, ये धीरे धीरे टूटती है, टूटने की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े टुकड़े होके फिर वो टुकड़े जमते जाते हैं, उस पर दबाव बनता जाता है, ऊपर का जो लेवल है वो धीरे धीरे दबाव बनता जाता है। तो दबाव में ये जो कण हैं ये बहुत पास पास आते जाते हैं, ये पास पास आके एक चट्टान का रूप होते हैं। क्योंकि ये अलग अलग कण अलग अलग तरीके से पास आए हैं, इसलिए ये अलग अलग लेयरिंग दिखती है इसकी। तो ये जो शिष्ट प्रकार का पत्थर है ये कायांतरित हुआ है, यानी पहले आग्नेय चट्टान थी, फिर वो अवसादी में कन्वर्ट हुई, दबाव के कारण उसका कायांतरण हुआ, फोल्ड हुआ। तो इस तरीके की चट्टान नरम होती हैं, उठाने में आसान है, फोल्ड है, शिष्ट प्रकार की चट्टान, मेटामॉर्फिक टाइप के रॉक है ये। और दूसरी चीज़ है कि दीवार बनाने के लिए जो पत्थर यूज किया जाता था वो कौन सा था, तो ये क्वार्ट्ज टाइप का, ये चमकीला पत्थर यूज करने का कारण ये था कि क्वार्ट्ज है वो ज़्यादा मजबूत होता है, क्वार्ट्ज ज़्यादा मजबूत होता है शिस्ट से। एक तो ये कारण था, दूसरा उसकी वजह से ज़्यादा सुंदर भी दिखता है, ये चमकीला भी दिखता है, तो मकान की सुंदरता भी होती है। इसीलिए नींवों में शिष्ट पत्थर का उपयोग किया जाता था और मकान की दीवार बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट। अब यदि ये सवाल इन्होंने पूछा है कि आहारवासी निवास और नींव की मजबूत बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट के टुकड़े यूज़ करते थे, तो अगला सवाल ये आ सकता था, यदि इसको एडवांस करना है इसको, तो एडवांस इसी से होगा कि भाई नींव में कौन सा यूज़ करते हैं या फिर दीवार बनाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, ये नींव में यूज़ होते थे और ये दीवार बनाने के लिए। आगे की जानकारी क्या है, ये शीशे के साथ चमक होता है इसलिए उपयोग करते थे। फिर इसका चूरा बना के, इसका चूरा बनाया था कि चमक है इसमें, चमक होती है, तो इसका चूरा बना के ये वो जो गारे वाला लेप है उसमें भी मिक्स करते थे, तो सूखने के बाद इसमें चमक आती थी, तो दीवार चमकती थी दूसरे।
फिर जो ये चूरा जो गारा यूज़ करता था वो नींवों में भी यूज़ किया जाता था। तो ये जो क्वार्टजाइट का पत्थर है उसका चूरा बनाया जाता था, गारा बनाया जाता था, जो नींव में भी यूज होता था। सुंदर दिखते थे, चमकीले दिखते थे, सुदृढ़ भी होते थे क्योंकि क्वार्टजाइट मजबूत होता है। ईंट जो निर्माण की जाती थी उसमें भी इसका चूरा यूज किया जाता था। फिर केवलू प्रकार की मैंने कालीबंगा के में समझाया था कि किस प्रकार से केवलों का प्रयोग कालीबंगा वाले नहीं करते थे, यहाँ करते थे। केवलों की फ़ोटो भी लगाई हुई है वहाँ। अब इस जानकारी के आधार पर ये सवाल करने की कोशिश करते हैं। ये जो सवाल आया है वो शर्मा एंड पावा की किताब से ही किया जा सकता है। कौन सा असत्य है? 8 के नियम मानव जीवन की विभिन्न स्तर मैंने बताया कि 8 लेवल थे, चौथे लेवल पे तांबा मिला था, तो ये बिल्कुल सही है। आवास भवनों में ये छोड़ देते हैं, अभी इसको देखते हैं। मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं थे मैंने कहा कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, तो ये भी करेक्ट है। आदिवासी दीवारों और नींवों मजबूत करने के लिए, सौंदर्य बनाने के लिए मिट्टी के टुकड़े चिप्स का यूज़, मैंने कहा कि गारा है वो हर जगह यूज़ होता था, तो जो नींव में भी पत्थर तो शिष्ट के यूज़ करते थे लेकिन उस गारे में क्वार्टजाइट का उपयोग करते, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये देखो, आवासीय भवनों की नींव ईंट से बनती थी, ये बिल्कुल गलत है, समझ के आधार पर ही किया जा सकता है। इसका मतलब उत्तर 2 होना चाहिए। फिर कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि सांकड़िया के अनुसार 13 बार नई बस्ती बनी, जो 8 लेवल है उन्होंने 13 कहा था कि 13 बार बनी और बिगड़ी। मकान में रसोई घर अलग था जिसमें एक चूल्हा मनुष्य की हथेली की छाप के समान मिला है। ये बहुत माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है कि जो चूल्हे मिले हैं उसमें एक हथेली के समान है। थोड़ा और डेप्थ में चलने का प्रयास करते हैं कि भाई मृद भांडों का कल्चरल डिपिक्शन का यूज़ क्या था। दो BRW ये बनाते थे। मैंने आपको बताया कि BRW पकाए हुए मजबूत हैं, हालांकि उतने मजबूत नहीं हैं जितने PGW या NBPW हैं, लेकिन फिर भी ये मजबूत थे, इसलिए ये अनाज भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और जो बड़े बर्तन थे उनको गोरे बंकोट कहा जाता था। ये वर्ड इसलिए ये वर्ड एग्जैक्ट परीक्षा में आता है। गोरे बंकोट किसको कहा जाता था? आपको पता होना चाहिए कि मृद भांडों का लेवल इतना बढ़ गया था कि वो बहुत बड़े भी बना सकते थे ताकि उनमें अनाज रख सके। ये जो BRW मृद भांड बनाए जाते थे, मैंने कहा इनको आग में पकाया जाता था। इनकी 2 टेक्निक थी। फायरिंग अंडर द रिड्यूस कंडीशन। रिड्यूस कंडीशन का मतलब है कि इसमें बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, एकदम बंद किया जाता था, बाहर से बिल्कुल मिट्टी से लेप किया जाता था, फिर अंदर आग जलाई जाती थी। उससे क्या होता है कि यदि ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो पूरा सिस्टम काला हो जाता है। फिर लाल करने के लिए फिर इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, यानी कि खुले रूप से उनको जलाया जाता था, तो वो मजबूत भी होता था और खुले रूप से ऑक्सीजन मिलने के कारण वो लाल भी हो जाता था। फिर इन मर्द भांडों में डिजाइनिंग की 3 प्रकारें थी। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिजाइनिंग आर्ट को समझकर उन लोगों के कलाकारों की टेक्निक और सौंदर्य को समझ सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग करने के लिए मृद भांडों पर 3 टेक्निक होती थी। एक है खिंचन, एक है ऊपर से चिपकाई एप्लीक्यू, और दूसरा है कुरेद कट। खिंचन यानी इनसाइडेड सिस्टम क्या होता है, एक बांस की लकड़ी ली जाती थी, उसको कुरेदा जाता है, इसमें कील के समान रहता है, जैसे आग होता है ना बिल्कुल पतला वाला बुरश, उसके हिसाब से फिर उसको दबा के खींचा जाता था आकृति। हाँ ठीक है, ये सफ़ेद रंग की है, तो उसको बोलते थे खिंचन। ऊपर से चिपकाने का मतलब होता है कि जब मृदबांड बिल्कुल गीला है, दूसरी तरफ से एक अलग मिट्टी ली जाती है, जैसे मान लो कि कोई उपकरण बना तो उस मिट्टी को गीली गीली को ही उसमें कोई उपकरण बनाया जाता था और फिर उसको चेप दिया जाता था उसके मृदबांड के ऊपर, फिर उसको एक साथ आग से पकाया जाता था, वो परमाणु रूप से उस पर चिपक जाता था। कड़े की बात है। कुरेदना का मतलब जैसे मृदबांड बना दिया, उसको आग से पका भी दिया, फिर उसके ऊपर एकदम घसीट घसीट के ऐसे कुरेद कुरेद कर बनाया जाता है, इसलिए उसको कट या करेद वाली विधि बोलते हैं। ये इस प्रकार का मृदबांड था। अब इससे ये सवाल है कि अनाज रखने बड़े गोरे बंकोट कहाँ मिले हैं, तो साफ साफ है कि आहड़ से। अतिरिक्त जानकारी क्या है कि दैनिक उपयोग के लिए और कौन कौन से यंत्र मिले हैं। एक यंत्र मिला है जिससे हिस्टोरियन अंदाज लगाते हैं कि ये सर खुजाने के लिए रहा होगा, या तो कोई बीमारी रही होगी या फिर ये कुछ ऐसा बनाया होगा। मन की सामान्य विशेषता है BRW की,
एक ये चीज़ रखने की, यदि नारी का टेराकोटा बनाया गया है, ये सवाल कभी भविष्य में आएगा कि नारी का टेराकोटा किसी और सभ्यता से कंपेयर करके बताएंगे। देखो, नारी का टेराकोटा मिलने का मतलब यह है कि उस सभ्यता में नारी का महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण स्तर था। यदि नारी उस समय सोसाइटी में स्पेशल स्टेटस नहीं रखते थे, कलाकार पुरुष को वरीयता देता। नारी का टेराकोटा मिलने का मतलब है पुरुष स्त्री समान थे, पुरुष का स्तर स्त्री का स्तर ऊपर रहा होगा या बराबर कम से कम रहा होगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी कि पुरानी संस्कृति में महिलाएं बराबरी में थी, फिर लेटर वैदिक एज आया, फिर महिलाएं सेकेंडरी चली गई। तो ये जो ट्रांजिशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह की चीज़ें हिस्टोरियन यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का फैक्ट है कि यहाँ पे सोसाइटी BRW के लेवल पे होने के बावजूद नारी का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कान के आभूषण थे जिनकी संख्या 27 थी। अब ये 27 संयोग है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। कर्ण का आभूषण का अंदाज़ा लगाया सकता है, यदि BRW की सोसाइटी है तो कर्ण आभूषण आम बात है। बेल मिले हैं, एक स्किन का रबर मिला है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे सवाल आने की भविष्य में संभावना है, पूजा की थाली मिली है। पूजा की थाली का क्या मतलब है? पूजा की थाली का मतलब ये अंदाज़ लगाते हैं कि भाई उस समय लोग मानते थे कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो भगवान का विश्वास का जो सिस्टम 2800 ईसा पूर्व है, आज लगभग 4005 बाद में भी लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा वर्शिप का या ट्रस्ट का या फिर विश्वास का या बिलीफ सिस्टम का सिस्टम आज से नहीं है, 5000 साल पुराना है। तो ये पूजा की थाली कैसी थी? सबसे पहले गोल या चौकोर दोनों प्रकार की थी। चौकोर बनाना आसान है, गोल बनाने का मतलब साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ। उसमें दीपक रखने का स्थान है, फिर यहाँ साइंटिफिक अंदाज लगाते थे कि इसमें दीपक रखते थे, जलाते थे। और जिस प्रकार आज दीपावली पे या छठ पूजा पे लोग नदी में दीपक को तैराते हैं, उस प्रकार से दीपक को तैराते हैं। नाग नागिन के देवता की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति भी मिली है। धातु गलाने के 2 यंत्र मिले हैं। जो ऊपर सवाल आया कि भाई धातु गलाने की भट्टियाँ थी या नहीं थी, तो उसमें 2 यंत्र मिले हैं। ऊपर आ गया है, बेल और हाथी और घोड़े प्राप्त हुए, 54 गोलियाँ प्राप्त हुई। वो आपको पिक्चर में दे दी कि ये गोलियाँ कैसे दिखती है। जो मानव आकृति मिली हैं उसमें 2 नारी की है जिनका सर गायब है, लेकिन लेंगे और मन के जो कड़ियों पर कणकती लगी हुई है उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि हाँ ये नारी की है। कुल 4 आकृतियाँ मिली है, जिसमें 2 नारी की है, 1 पुरुष की है और 1 का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, संदिग्ध है। 1 मूर्ति पुरुष की, चौथी संदिग्ध है। ये अंदाज़ नहीं लगा सकता कि भाई किसकी है। तो जो मूर्ति मिली है उसमें 2 नारी की मूर्ति महत्वपूर्ण है, कभी भविष्य में सवाल आ सकता है। पहिया मिला है, इसका मतलब बैलगाड़ी रही होगी। ये आसान है क्योंकि जो ट्रेड रहा होगा उनके लिए बैलगाड़ी फंडामेंटल है। पहिया मिलना एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहिया गल गया हो, लेकिन मिला है तो याद रखना है। चूड़ियाँ छल्ले पहले आ सकता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सूरमे की सिलाई, सूरमे की सिलाई मतलब जो आंखों में सूरमा लगाना होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है। उस उपकरण के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता पर भी सूरमा या आँख का सूरमा लगाने के लिए उपकरण मिलते हैं। उस हिसाब से हिस्टोरियन अंदाज़ लगाते हैं कि ये या तो सिंधु घाटी सभ्यता से हाड़ सभ्यता में सूरमा लाया गया होगा या यहाँ से वहाँ गया होगा। तो दोनों जगह सूरमा लगाने के उपकरण, सूरमा लगाने के उपकरण की फ़ोटो भी है नीचे। ये इस तरीके से होता है, ये डुबोया जाता है, फिर उसमें सूरमा लगाया जाता है आँख में। उस आधार पर हिस्टोरियन अंदाज़ लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कनेक्शन था। इसका आगे सवाल भी आएगा। हड्डियों से मिले हुए उपकरण भी मिले, इसमें 13 है। मणियाँ हैं, उसमें जो मणि मिले हैं उसमें कौन कौन से? गोमद के मिले हैं, स्फटिक पाषाण से भी निर्मित है, क्रिस्टल से, फेयोन से, जेस्पर से, कार्नेलियन, विभिन्न प्रकार के मनके हैं, अलग अलग धातु प्रकार की होती है उससे मिले हैं। लापिस लाजुली के भी मिले हैं। एक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण मनकों में जानकारी है वो ये है कि ये जो मनकों के आकार और प्रसाधन हैं, आकार प्रकार मतलब विशेष प्रकार की गोलाई या चौकोर विड्थ और डेप्थ के हिसाब से इन 8 मनकों के आकार प्रसाधन मतलब उस तरीके किस तरह की कटिंग की गई है, उस हिसाब से ये पश्चिमी एशिया के मनकों से मिलते जुलते हैं। तो यदि ये सवाल आ सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था, ये सवाल आया हुआ है, और यदि ये आ सकता है कि उसमें ट्रेड था, तो यदि किसी और सभ्यता के कनेक्शन के लिए फ्यूचर में ये सवाल
बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट हो जाता है कि पश्चिमी एशिया से संबंध का आधार क्या है, मन के या मनकों के आधार पर कौन सी सभ्यता संपर्क। ये सांकले साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई मनकों का संबंध ट्राई से था, हड़प्पा से नहीं, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये देखो जो अभी लेटेस्ट सवाल आया कि आड़ में बाह्य सामग्री के संदेश कौन से थे। ये इसका इम्पोर्टेंस बाह्य संपर्क के का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज भी अपन इकोनॉमी की जज करने के लिए ये कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कितना है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब अपन कितना खरीद रहे हैं, कितने, जैसे मान लो कि अभी जो अपनी अर्थव्यवस्था उसमें अपन 5 रुपये का यदि खरीद रहे हैं तो 3 का ही बेच रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि भाई अपनी ज़रूरत का हम लोग 2% तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो अपनी इकोनॉमी जीडीपी बढ़ी कहाँ। या फिर कि हम इतने एडवांस कहाँ हैं, अपन खुद कंज्यूम करने के लिए चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं। या फिर कि ये कह रहे हैं कि भाई अपनी इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि अपन खुद के उपयोग करने के लिए सामान भी बाहर से खरीद रहे हैं। तो यदि वर्तमान इकोनॉमी को यदि समझने के लिए इंटरनेशनल कनेक्शन का पैरामीटर्स हैं तो उस सोसाइटी को भी ये पैरामीटर होना चाहिए। इसीलिए ये सवाल पूछा गया कि बाह्य संपर्क का आधार क्या है। तो बाह्य संपर्क का आधार क्या है, देखो पहली चीज़ है टेराकोटा के मन का। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी के मन के। मिट्टी के मन के कहीं भी बनाए जा सकते हैं, बाहर भी बनाए जाते हैं, यहाँ भी बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से आयात किए गए या यहाँ से भेजे गए, ये कोई आधार नहीं है, इसलिए ये हो नहीं सकता। सेल खड़ी मतलब एक सामान्य प्रकार की चिकनी मिट्टी है, उससे बनाई गई किसी विशिष्ट प्रकार के मुहूर या उपकरण, ये भी अंदाज नहीं हो सकता। लगभग BRW लेवल की या PGW लेवल की सोसाइटी में सेल खड़ी के उपकरणों का उपयोग बहुत आम बात थी। इससे इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में कहा नहीं जा सकता। ये वही वाली बात है कि यदि यहाँ केले अमेरिका में केले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी अमेरिका में या केले के केला सामान्य है। यदि डेविड हार्लैंड मोटरसाइकिल यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में मिल रही है और इंडिया में 2-3 ही मिल रही है तो फिर अंदाज़ लगाया जा सकता है कि भाई हाँ डेविड हार्लैंड मोटरसाइकिल है वो इंडिया में कहीं से इंपोर्ट करी, क्योंकि वो विशिष्ट है और अमेरिका में प्रोमिनेंट मात्रा में है। ताम्र उपकरण बहुत सारे सभ्यता में पाए गए थे, कॉमन विशेषता थी इसलिए इम्पोर्ट। लापेस लाजुली एक विशिष्ट प्रकार का, ये देखो इस प्रकार का एक पत्थर होता था, चमकीला, बहुत चमकता था, ये मतलब पॉलिश्ड नहीं किया गया। ये पत्थर हैं वो कहीं भी IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं भी नहीं मिलता था, सिर्फ अफगानिस्तान में। पूरे जो भी IVC के सेंटर है सब में अफगानिस्तान से आता था, और अफगानिस्तान में एक सेंटर है शोरतुगई, इस शोरतुगई से ये उपकरण मंगाया जाता था। राजस्थान में भी स्थानीय रूप से ये अवेलेबल नहीं है। ये उपकरण जब आहड़ में मिला तो साइंटिस्ट ने अंदाज़ लगाया कि हाँ ये उपकरण IVC के शोरतुगई नामक सेंटर से मंगाया गया। इसका मतलब ये लोग इस चीज़ का इंपोर्ट करते थे, इसलिए लापिस लाजुली उत्तर हो जाता है। फिर चावल आ चुका है, फिर इसको सिलबट्टे पे पीसते थे। ये सिलबट्टा क्वार्जाइट पत्थर का होता है, क्वार्जाइट पत्थर का इसलिए क्योंकि वो मजबूत है, शिस्ट पत्थर कमज़ोर है। गेहूँ यूज़ करते थे, सामान्य बात है। जवार का भी यूज़ करते थे। चावल आ चुका है, गेहूँ वो सामान्य विशेषता है, जवार का याद रखना है। चावल की जो खेती की जाती थी सेम प्रकार का चावल है वो देहरादून में भी पाया गया। तो ये सवाल वापस आया, चावल से परिचित थे नहीं थे, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो चावल मिला है वो देहरादून के समान है, तो इसलिए ये पहले ही कर चुके हैं सवाल। 2 मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तन, सिलबट्टा, पेन, ये इसलिए ये लेकर जानकारी के सिलबट्टा भी मिला है, इस प्रकार का पेन भी मिला है। तो ये सवाल यहाँ से किया जा सकता है कि ये आसान है, आहड़ में मिले। कोई कह सकता है कालीबंगा भी तो मिले, 2 मुंह के चूल्हे नहीं मिले कालीबंगा में, 2 ये प्रोमिनेंट है। बहुत प्रकार के बर्तन सब जगह मिले हैं, सिलबट्टा कहीं कहीं मिला है, पेन, ये कुछ प्रकार के विशिष्ट शब्द के कारण इसका उत्तर आहड़ होगा। ये लोग मांसाहारी थे, ये लोग मांसाहारी थे, मांसाहारी लोग। कालीबंगा भी थे। मांसाहार होना आम बात है, इसको याद कर रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई भी सोसाइटी यदि हंटिंग गैदरिंग यानी कि कोई सोसाइटी यदि जंगल में रहती है तो उसको सबसे पहले खेती करने से पहले वो जंगल के जीवों को मार के ही खाते थे। तो यदि सेटलमेंट भी हो गए तो उन्होंने पहले वाला पैसा थोड़ी, उसका स्वाद थोड़ी छोड़ दिया उन्होंने मांस खाने का। तो ये चीज़ याद करने की नहीं है, सामान्य दिमाग लगाओ कि भाई हाँ सोसाइटी यदि मांस खाते खाते बढ़ रही है, सेटलमेंट हो गया, उन्होंने पहले वाली चीज़ें कंटिन्यू करी होगी, इसलिए वो मांस खाते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो
चाक से निर्मित मृदबंड या लोथल और सूर कोटरा के समान है। ये एक अलग से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। कोई दोनों में मृदबंडों की सिमिलरिटी रही होगी, क्योंकि बाहर के कनेक्शन से संबंधित हिस्टोरियन थोड़े ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा काम किया। इसके साथ ये सेशन समाप्त होता है।